प्लेयर एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा वीडियो आप अगर सुने तो बहुत बेहतर होगा कि आप अगर डिटेल में समझ पाएंगे कि आखिर इस प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस में क्या कुछ चीज़ें जो है वो डिलीवरी कहना आपके सामने जा रहा है। तो सबसे पहले और ये जो स्टैट्स हैं ये स्ट्रिक्टली जो है ये इन 8 गेम्स जो हुए हैं T20I 5 और 3 वनडे गेम्स, इनको पूरे ध्यान में रखते हुए हम आउट ऑफ 10 सारे प्लेयर्स को नंबर देंगे उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर और सारी चीज़ों को देखते हुए और ओपोनेंट को देखते हुए कि ओपोनेंट की बॉलिंग कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, क्या किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, पिच की कंडीशंस कैसे थी, सारी चीज़ों को देखते हुए ये आउट ऑफ 10 हम प्लेयर बाय प्लेयर आपके सामने एनालाइज करते हुए नंबर्स रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अगर पॉइंट की शुरुआत करें 16 मैंस की उनकी स्क्वाड थी और लगभग सारे ही प्लेयरों को मौका मिला इस पूरे दौरे में। लास्ट में जो किशोर महतो बचे थे उनको भी एक मैच खेलने को मिल गया। तो शुरू के 2 प्लेयर्स पिक करें आप और उनके नंबर्स कितने हैं आउट ऑफ 10? बिल्कुल, सबसे पहले प्लेयर है संदीप लामिछाने। जी हाँ, संदीप लामिछाने जो कप्तान टीम के थे 5 मैचों में T20I में और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, 5 विकेट भी निकाले, 5 भी लिया और T20I में जब तक वो थे तब तक बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा। तो 10 में से 8 नंबर संदीप लामिछाने के परफॉर्मेंस को, जी हाँ, यहाँ कप्तानी की कुछ बात नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस बिल्कुल प्लेयर एनालिसिस है। तो 5 मैचों में 12 विकेट, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे, बहुत शानदार परफॉर्म किया। बस थोड़ा सा इकोनॉमिकल अगर और रहते, 6 से ऊपर की उनकी इकोनॉमी थी, लेकिन थोड़ा सा और रहते 4.5-5 का तो और अच्छा। बिल्कुल, और एक मैच में वो विकेट लेस भी गए थे। तो डेफिनेटली 10 में से 8 मार्क्स यहाँ पर संदीप वो बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर वो लेकर जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत अच्छा उनका वो टूर जो रहा है T20I का। उसके बाद यार अगले प्लेयर, बिल्कुल अगले प्लेयर की बात करें तो रोहित पुड़ैल। जी हाँ, शानदार उनका एक टूर गया है। 2 40+ स्कोर उन्होंने T20I में भी किए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने हाफ सेंचुरीज बनाई, वनडे में बहुत ज़्यादा काम कंपोज इनिंग दिखाई और 10 में से हमने उन्हें 9 मार्क्स यानी कि नंबर दिए हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने आपके T20I सीरीज में भी और वनडे सीरीज। बिल्कुल 10 में से 9 डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ, तो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होते हैं। टूर की हम बात करें यहाँ पे आप वापस हम कहेंगे उनकी भी कप्तानी की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ एज अ प्लेयर एनालिसिस की बात हो रही है। 10 में से 9 दोनों ही फॉर्मेट मिलाकर उनका परफॉर्मेंस काफी शानदार यहाँ पर रहा है। उसके बाद अगर हम अगले प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आसिफ शेख की बात की जाए तो डेफिनेटली में T20 में से 2 ही मौके मिले जहाँ पर वो इतना स्कोर कर नहीं पाए। वनडे गेम्स में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की है, तो और T20 में कुछ और गेम्स मिलते तो बेहतर होता, लेकिन ओवरऑल 10 में से 7 नंबर यहाँ हम आसिफ शेख की परफॉर्मेंस को लेकर देखते हैं। उसमें से मेजॉरिटी ऑफ चंक जो है आप जो 6 नंबर कम से कम जो है वो वनडे गेम्स के लिए है और बाकी 1 नंबर जो है T20 के लिए। अगर और मौके मिलते तो शायद वहाँ पर देख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, 2 मौके मिले थे, वहाँ पर नहीं निकले, तो इसीलिए 10 में से 7 मार्क्स। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो आरिफ शेख। जी हाँ, इतना ज़्यादा मैचेस उन्हें मिले नहीं T20I में भी, वनडे गेम में भी, लेकिन T20I में जितने भी मौके मिले हैं वहाँ पर डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो उतना अप टू द मार्क रहा नहीं है। अगर हम उनकी इनिंग की बात करें तो T20I में 4 मैचों में 55 रन उन्होंने निकाला था एवरेज से और यहाँ पर उन्हें खेलने का मौका मिला नहीं, तो जो भी उनको परफॉर्मेंस जो थोड़ी बहुत हमने देखी है तो वो T20I की वजह से तो 10 में से 2.5 आप कह सकते हैं कि आरिफ ने यहाँ पे, क्योंकि उन्हें मौके इतने नहीं मिले। वनडे गेम्स में वो तीनों मैचों में डिजर्व करते थे, नहीं मिला, वो बात अलग है। उसके बाद अगले 2 प्लेयर्स, उसके बाद बिल्कुल अगले 2 प्लेयर की बात करें तो करण केसी। जी हाँ, करण केसी का सबसे बड़ा नाम है जिन्होंने T20I में थोड़ा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस जरूर किया, थोड़ा सही, ज़्यादा नहीं, 3 विकेट निकाले थे उन्होंने और वनडे में भी थोड़ा सा इतना उससे वो परफॉर्म नहीं हुआ और 1 मैच वो खेले ही नहीं। जी हाँ, और बिल्कुल सही कहा आपने। तो 10 में से यहाँ पर करण केसी को 4 नंबर यहाँ डेली क्रिकेट देगा, क्योंकि और ज़्यादा वो परफॉर्म कर सकते थे, खासकर T20I में जहाँ उन्हें इतने मैचेस मिले वहाँ पर भी उन्होंने कुछ खास ऐसा नहीं किया, लेकिन वनडे में थोड़ा सा इंप्रेस जरूर किया, जो सीनियर के तौर पर उन्होंने इकोनॉमिकल रहने की कोशिश की। बिल्कुल, वापस हम कहेंगे ये सिर्फ इस दौरे की बात हो रही है, इन 8 मैचेस की बात हो रही है, T20 और वनडे की बात हो रही है। ये किसी कोई प्लेयर किस तरह का क्या प्लेयर है इसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। स्ट्रिक्टली इस टूर में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है सिर्फ उसी का एनालिसिस यहाँ पर लेकर आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर करण केसी थोड़े ऑफ जरूर नजर आए, 10 में से 4 मार्क्स उनको मिलते हैं। अगले प्लेयर, बिल्कुल अगले प्लेयर की बात करें तो ये है दीपेंद्र सिंह हैरी। बिल्कुल बहुत ही डिजास्टर्स परफॉर्म गया है। T20I में भी सिर्फ एक 30 का स्कोर इन्होंने किया था और उसके बाद उनसे कुछ हुआ नहीं। वनडे में भी बहुत अपसेट किया, एज अ बैटिंग इन्होंने यूनिट में परफॉर्म नहीं किया। बॉलिंग से आपका थोड़ा बहुत उन्होंने ज़रूर किया, 6 विकेट निकाले थे T20I में, यहाँ पर भी थोड़े विकेट ज़रूर निकाले, आपके वनडे में भी उन्होंने थोड़े विकेट निकाले, पर
रन्स बिल्कुल नहीं किए हैं। तो इसलिए 10 में से सिर्फ 3 नंबर यहाँ पर दीपेंद्र सिंह यादव को मिलेंगे। टूर उनका बहुत ही सैड और बहुत ही खराब टूर उनका गया है। बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि आपको अपने बल्ले से रन्स निकालने होंगे, क्योंकि सिर्फ बॉलिंग आप कराकर क्रूशियल विकेट्स ले जाए तो इससे काम नहीं चले, क्योंकि वो बॉलिंग भी जो मिलती है वो डेफिनेटली कि थर्ड पेसर और सेकंड स्पिनर टीम तैयार नहीं करना चाहती, इसी वजह से पार्ट टाइम बॉलर्स के आप लगातार बॉलिंग मिलती है। तो इसी वजह से आपका काम बॉलिंग करना नहीं है, आपको टीम को जिस डाउन पर आप आते हैं वहां पर एक मजबूत स्कोर देने की जरूरत है, जिसमें आप इस केन्या के टूर में भी जहां पर काफी लेस स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थी आपकी जो ओल्ड लीग टू टीम्स थी उनके मुकाबले, वहां पर भी आप परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाए। 10 में से 3 मार्क्स। उसके बाद यहाँ बात करें आदिल आलम की, डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा लैग में परफॉर्मेंस गया है, बहुत खराब शॉट्स खेले हैं, इररिलेवेंट शॉट खेले हैं, इररेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने बैटिंग को दिखाई है। उन्होंने सिर्फ इतना दिखाने की कोशिश की है कि मैं एज अ बॉलर टीम में जुड़ा हुआ हूँ, एज अ ऑलराउंडर का जो टैग उनके साथ है उसको जस्टिफाई करने में नाकामयाब रहे हैं। 10 में से सिर्फ 2 नंबर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर वनडे में प्लेइंग लेवल में कंसिस्टेंट लेवल पर अगर आपको मौके मिल रहे हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन पैनल बहुत बड़ी गलती कर रहा है। उसके बाद ज्ञानेंद्र मल्ला की बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर हो जाता है। एंड यहाँ पर ज्ञानेंद्र मल्ला ने T20 आई में 135 रन मारे 27 के एवरेज से, लेकिन वनडे गेम्स में स्टार्ट उन्हें मिला 25 का स्टार्ट उन्हें तीनों मैचेस में मिला, लेकिन उसे 30 का भी मिला, लेकिन उसे वो कन्वर्ट नहीं कर पाए और अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल वहाँ पर करते नजर नहीं आया। 2 बार शायद एलबीडब्ल्यू भी आउट हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कंसर्न जरूर है। लेकिन T20 आई परफॉर्मेंस को देखते हुए वनडे में डिसअपॉइंट जरूर किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो 10 में से 5.5 नंबर यहाँ पर ज्ञानेंद्र मल्ला को हम देना चाहेंगे। ज्ञानेंद्र मल्ला को जिस फॉर्मेट में हम ज्यादा बेहतर चाहते थे कि वो निखर कर आए और उनके पास वो कैपेबिलिटी थी, लेकिन वो कर नहीं पाए, जो कि थे तीनों वनडे गेम्स में। जहां पर नेपाल जो चेस कर रहा था सेकंड वाले मैच में शायद या पहले वाले मैच में, वहां पर भी काफी कम रन थे, ज्ञानेंद्र मल्ला अपना विकेट खो दिया, वो भी एक अपने आप डिसअपॉइंटमेंट थी। उसके बाद अगले 2 प्लेयर आपकी बात। बिल्कुल, अगले 2 प्लेयर की बात करें तो सोमपाल कामी, बहुत ही शानदार इनका ये टूर्नामेंट रन हुआ है, बेहतरीन ये गए हैं। आपके ऑडी में इन्होंने वनडे में इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट निकाले हैं, 8 विकेट इन्होंने निकाले हैं और T20 में भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है। लेकिन और इसी के साथ या माफ़ कीजिएगा, इसी के साथ 10 में से 7 नंबर यहाँ पर सोमपाल कामी को मिलते हैं। बहुत अच्छी वनडे में खासकर इन्होंने जो करके दिखाया है, इतने इकोनॉमिकल रहे हैं, वो बेहद ही शानदार है। और संदीप लामिछाने के बाद सेकंड बॉलर होते हैं जिनके इतने 10 में से 7 मार्क्स उन्होंने टच किया है और पेसर्स में तो सबसे ज़्यादा अभी तक ये रहे हैं। एंड उसके बाद बिल्कुल उसके बाद बात करें तो बशीर अहमद। जी हाँ, बशीर अहमद कुछ खास परफॉर्म उन्होंने किया नहीं था T20 सीरीज़ में वहाँ बात करें, लेकिन वनडे में ज़रूर इन्होंने थोड़ा इंप्रेसिव परफॉर्म किया। बैट से बॉलिंग से तो हुई नहीं वैसी परफॉर्मेंस, बिल्कुल नहीं हुई, वरना फिर बहुत हम स्टार्ट में इफेक्टिव नजर आते नेपाल के स्पिनर्स, जो कि बिल्कुल नहीं आए हैं। 150 जरूर इन्होंने बनाई, जरूर इन्होंने ये कहा कि मुझे थोड़ा ऊपर ट्राई करके देखिए, क्या पता मैं अच्छा कर सकता हूँ। ये सवाल इन्होंने क्या नेपाल के कप्तान और कोच के सामने खड़ा अच्छी तरह कर दिया। जी हाँ, तो उनकी जो कल की इनिंग रही है उन्होंने ये क्वेश्चन जरूर डाल दिया है माइंड में कि अगर आप मुझे ऊपर ट्राई करेंगे, दीपेंद्र सिंह यादव से ऊपर भेजेंगे तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कुछ जरूर आपको दे सकता हूँ, ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी जरूर है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने जरूर अपने परफॉर्मेंस से लगाया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 में से 3 मार्क्स T20 और वनडे दोनों मिलाकर, तो ये तीनों के तीनों मार्क्स जो है ये उनकी सिर्फ बैटिंग की वजह से है। बॉलिंग में उन्होंने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अगर इंप्रेस करते तो रिजल्ट आपके सामने होते। मिडिल ऑर्डर में बहुत बुरी तरह फ्लॉप रही है नेपाल की बॉलिंग, जैसे ही सोमपाल करोल संदीप से नजर हटी है। तो उसके बाद अगर बात करें हम देव खन्नल के बारे में, जी हाँ, देव खन्नल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो 10 में से 2 मैचेस उन्हें मिले वनडे गेम्स खेलने के लिए, 10 में से 1.5 मार्क्स 1.5। पहले मैच में उन्होंने 30 क्रॉस जरूर किया, लेकिन वापस से जो 25-30 की जो उनकी गाड़ी है वो आगे बढ़ाने में नाकामयाब रहे। दूसरे मैच में अगर उस मैच की वजह से उन्हें 3 पॉइंट हम देते तो दूसरे मैच में उन्होंने जो शॉट खेला, जबकि उन्हें पता था कि 80 नंबर मुझे चाहिए, उन्होंने 1.5 मार्क्स यहाँ पर क्लियरली कम कर दिया। बहुत डिसअपॉइंट किया, मैं हैरान था देव खन्नल के बल्ले से वो दूसरे का शॉट इतने अर्ली स्टेज पर आकर ले दे के। तो यहाँ पर 10 में से सिर्फ 1.5 मार्क्स यहाँ पर देव खन्नल को हमारी तरफ से मिलेंगे। उसके बाद पवन श्रॉफ की मैं बात करूं तो आपके सामने ही है सारा रिजल्ट, 10 में से 1 मार्क्स। किसी भी हाल में बशीर अहमद ने तक अपनी तरफ से सीरीज खत्म होते होते जस्टिफाई करा दिया कि मेरे पास भी कुछ है, आप मुझे ऊपर बैटिंग में ट्राई कर सकते हैं, एक क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया। लेकिन पवन श्रॉफ
पूरी सीरीज में उन्हें 7 मैचेस मिले, लेकिन एक में भी जस्टिफाइड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से निकली नहीं है। 10 में से 1 मार्क्स इसीलिए क्योंकि एक आध उन्होंने विकेट लिए हैं, और दूसरी बात फील्डिंग की है, आपने टीम में कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया, थ्रोज किए वगैरह किए, तो आप 50 ओवर आपने फील्डिंग की है, 10 में से 1 मार्क्स तो मिलता है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक प्लेयर फील्डिंग कर रहा हो और कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो, फील्डिंग की तो इसका भी उन्हें पॉइंट, और विकेट भी उन्होंने 1-2 निकाले थे। उसके बाद यार अगले 2 प्लेयर की आप बात करें। बिल्कुल, अगले 2 प्लेयर देखें तो आपके साहब, जी हाँ, शाह आलम वो आ जाते हैं, और शाह आलम से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बॉलिंग में बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया शाह आलम ने। कहना होगा कि स्पिनर, जैसे हम कहते हैं थर्ड स्पिनर, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर भी कोई स्पिनर फाइन नहीं हुआ, या फिर फाइन कुछ ऐसी बात नहीं, फाइन नहीं हुआ है, करना हो है, लेकिन आप परफॉर्म भी करके दिखाइए तब कुछ आपको बात मिले। वनडे सीरीज में बेहतरीन मौका था स्पिनर्स के पास परफॉर्म करने का, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट किया है। 10 में से 1 नंबर सिर्फ शाह आलम को, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ किया नहीं। वहीं पर अगले प्लेयर की बात करें तो वो है किशोर महातो। बिल्कुल, मैंने आपको बताया। बिल्कुल, किशोर महातो को आप क्या पॉइंट दे सकते हैं? जी हाँ, ये डैश छोड़ा था। जी हाँ, किशोर महातो को सिर्फ 1 मैच मिला है, और इसी वजह से यहाँ पर हम किसी हाल में उनको रेट नहीं कर सकते। आप 1 मैच, क्योंकि बाकियों को मिनिमम 2 मैच, 3 मैच और उससे ज़्यादा मैचेस मिले हैं, सिर्फ 1 मैच मिला है, उसमें उन्होंने 9 ओवर डाले और सिर्फ 1 ओवर उनका खराब गया है इस पूरे उस राउंड में। फर्स्ट स्पेल आप अगर देखेंगे, करण केसी के शूज को फिलअप करने के लिए वो आए थे पहले स्पेल में सोमपाल के साथ, और 5 ओवर में 18 रन और 1 मेडल, तो बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा था, इसलिए हम रेट नहीं कर सकते। 2-3 एक और मौका हमें मिलता, 2 मैचेस मिलते, तो हम दूसरे मैच का पहले मैच से कंपेयर कर आपके सामने 10 में से पॉइंट्स रख सकते थे। उसके बाद अगले प्लेयर की यहाँ बात करें तो वो लास्ट प्लेयर आ जाते हैं कहीं ना कहीं, और वो आ जाते हैं अर्जुन सौद। जी हाँ, अर्जुन सौद की यहाँ बात करें तो अब यहाँ पर इनके आ जाते हैं। पहले आप इनका नंबर सुन लीजिए, 10 में से 8 मार्क्स। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि जितने भी यंगस्टर्स हमने देखे, उन्हें सेटिस्फैक्टरी मौके मिले हो और उन्होंने मौकों को दोनों हाथ से ग्रैब किया हो, ये वो इकलौते पहले प्लेयर हैं पिछले 1.5 साल में जो हमने जितना भी देखा, तो बहुत अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इनका रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपका आंसर जरूर करना चाहूँगा, जैसे कुछ लोगों ने ट्विटर में ही पूछा कि ओपनिंग उन्होंने बहुत अच्छी की आसिफ के साथ, काफ़ी अच्छी उनकी ओपनिंग पेयर जो यहाँ पर रहा है आसिफ के साथ, तो क्यों ना इसे वनडे में ट्राई किया जाए और उसके बाद T20 में कुछ आसिफ को रखा जाए, इनको यहाँ पर रखा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाती है कि पर्सनल ओपिनियन हमारे डेविड की यह है कि हम अभी भी इससे सहमत नहीं होंगे। अभी भी अर्जुन सौद को कुछ कई सारे टेस्ट अभी भी देने हैं, कभी भी क्रॉस करने हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अर्जुन सौद स्क्वाड में पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, अर्जुन सौद इस परफॉर्मेंस के बाद अगर स्क्वाड में नहीं होते तो सीधा सीधा एक सवाल ये होता है कि मैं इस स्क्वाड में क्यों नहीं हूँ। उन्होंने ये परफॉर्मेंस करके इस टूर पे दिखाया है। अब आप देखिए, आप सोचिए, अगर आप सोचेंगे कि अर्जुन सौद को, जैसे एक व्यूअर हमारे हैं बड़े जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि कुशल को अगर मिडिल ऑर्डर में भेजा जाए, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी पेशेंस की कमी है, और अर्जुन को अगर ओपनिंग किया जाए तो कैसा रहेगा। डेफिनेटली आपकी पर्सपेक्टिव है, आपका एक रिस्पेक्ट, आपके थॉट्स रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप सोचिए, आप चलिए अर्जुन आसिफ को आप ओपनिंग पे ले आए, आप खुद कह रहे हैं कि कुशल के अंदर पेशेंस की थोड़ी सी कमी है, यानी आप चाह रहे हैं कुशल मिडिल में आए, और मिडिल ऑर्डर में क्या आपको लगता है कि इम्पेशेंट प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर में खेलना डिजर्व करते हैं? क्योंकि मिडिल ऑर्डर में तो अमूमन उन प्लेयर्स को होना चाहिए जिनके अंदर पेशेंस लेवल हो, जो सिंगल डबल्स निकाल सके। अगर मिडिल फेस में आप छक्के चौकों के लिए जाएंगे तो वहां पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और आप शायद एक चीज और भूल रहे हैं कि आपके पास एक प्लेयर प्लेइंग 11 में ऐसा है जो किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशंस में, किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ स्कोर करता हुआ नजर नहीं आ रहा, वो है दीपेंद्र सिंह है। तो अगर मिडिल ऑर्डर में कुशल और दीपेंद्र 2 लगातार विकेट ओपोनेंट टीम को जल्दी से मिल गए, तो आपको नहीं लगता कि लोअर ऑर्डर में वापस से प्रेशर पड़ जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत ही फ्लॉप जा रहा है इस साल। करण, सोमपाल और आदिल बहुत ही डिजास्टर रहे लोअर ऑर्डर में, 10 मैचों में एक बार परफॉर्म करते हैं। तो यानी आप कह रहे हैं कि कुशल, अगर जैसे कि आपने कहा वो पेशेंस नहीं है, तो कुशल आउट, दीपेंद्र सिंह यानी चलते नहीं है आउट, उसके बाद आदिल आलम आए शॉट खेलकर आउट, सोमपाल, करण 10-15 आउट। आप सोचिए यहाँ पर पूरा क्या स्कोर होगा। सिर्फ रोहित, आसिफ और अर्जुन और कोई होता दे दिया गया ना, उनमें से कोई स्कोर करते हुए नजर आएंगे। आपको सारे फैक्टर्स सोचने होंगे। अब एक चीज और है, कुशल अगर कोई गलती कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले कहा, आप प्लेटफॉर्म कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अर्जुन सौद कभी अब फ्लॉप नहीं होंगे? क्या अर्जुन सौद के बल्ले से लगातार सालों तक रन निकलेंगे? अगर उनसे उनका भी फॉर्म चला गया, उनके बल्ले से रन नहीं आए, तब आप क्या ये कहेंगे कि अब कोई और लड़का अच्छा खेला है, चलिए उसको उठाकर ओपनिंग में ले आए? बिल्कुल, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है। एक दौरे में किसी ने अच्छा किया, आपने फटाक से उनको सीरीज में ले लिया, तो ये तो कैन कब से कर रहा है। कैन हर टूर में यही करता है कि वो स्क्वाड में किसी ने थोड़ा सा कहीं अच्छा खेला, उसे ले लिया, अच्छा खेला, अच्छे से ले लिया। तो ये सोल्यूशन नहीं है।
ये आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आप कुशल को मिडिल ऑर्डर में लेकर आ गए तो कुशल, दीपेंद्र और आपका लोअर ऑर्डर ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आखिर रन से ना निकलेंगे कहां से? हर बार तो टॉप 3 आपको रन करके देंगे नहीं। एक ऑप्शन बना, हाँ स्क्वाड में वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, यहाँ तक कि प्लेइंग लाइन में भी अगर हो सके तो डिजर्व करते हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या है 3, मैं आपको बता दूं। आप कुशल आसिफ को ओपनिंग ही रखें, हमारी खुद की ओपिनियन है, और देव, ज्ञानेंद्र और अर्जुन, इन 3 में से कोई 2 प्लेयर आप प्लेइंग 11 में ले सकते हैं। बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, ये सिलेक्शन पैनल को डिसाइड करना है, कोच और कैप्टन को डिसाइड करना है कि किसे लिया जाए। और अगर आप कुशल गुप्तल को मिडिल ऑर्डर के लिए तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उन्हें स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक क्रिकेट देना होगा। सिर्फ दौरों में जा जाकर आप सोचेंगे वो खुद ब खुद अपनी गलतियां उनकी ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा होने नहीं वाला। अर्जुन सौद की फॉर्म भी कभी ऐसा नहीं होगी, कभी वो खराब ना हो या फिर कभी उनके बल्ले से रन निकलने बंद ना हो। तब आप क्या करेंगे, किसी एक और कोई ओपनर चलेगा तो आप कहेंगे अर्जुन को रिप्लेस करके इसे लगा दें। ये सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म का, जो आप कह रहे हैं कि एक अच्छा टूर गया तो आप उन्हें गोल डाउन लेकर आ गए। आप ये नहीं सोच रहे कि आपके मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर का जो हाल है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा अगर कुशल को मिडिल ऑर्डर में ले आए, क्योंकि दीपेंद्र सिंह एनी स्कोर कर नहीं रहे। आपके पास अच्छे ऑप्शन है, ज्ञानेंद्र, अर्जुन, देव, इन 3 में से किसी 2 को आप प्लेइंग 11 में रखें। यहाँ पर जल्दी से अब केन्या के प्लेयर एनालिसिस की बात कर लेते हैं। केन्या के प्लेयर्स का क्या हाल है? बिल्कुल, राकीब पटेल की बात करें तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म जरूर किया, उन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया। 10 में से 7.5 नंबर राकीब पटेल को है, बॉलिंग से भी उन्होंने थोड़ा इफेक्टिव परफॉर्म किया है। वहीं पर इरफान करीम, जिन्होंने T20 सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया था, वनडे सीरीज में 2 ही मैच खेले हैं वो, और थोड़ा बहुत 38 रन बनाए हैं, और इससे 10 में से 6.5 नंबर इरफान करीम को हम यहाँ पर देते हैं। मेजॉरिटी है T20 की वजह से। और कॉलिन सुबोया बहुत अच्छा खेले हैं वो वनडे में, और यहाँ पर उन्हें मिलते हैं 10 में से 6.5 मार्क्स नंबर। और वहीं पर लुकास ओलुआज, जिन्होंने बहुत छोटे मोटे इंप्रेसिव परफॉर्म जरूर किए हैं, खासकर हिटिंग पावर उनके पास बहुत है, तो 10 में से 5 नंबर लुकास ओलुआज को यहाँ पर हम देते हैं। वहीं पर व्रज पटेल बहुत शानदार, उन्होंने बहुत ही यंग लैड है, बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद है कि आने वाले वक्त पर अगर केन्या मैचेस और खेले तो ये प्लेयर बहुत बहुत बड़े बन सकते हैं। 10 में से 8 नंबर व्रज पटेल को हम यहाँ देते हैं। वहीं पर लास्ट शैन गौचे, जी हाँ, जो कप्तान भी थे टीम के, लेकिन यहाँ बात परफॉर्मेंस की हो रही है, तो 10 में से 4 नंबर, जो थोड़ी बहुत बॉलिंग से काफ़ी इंप्रेसिव, खासकर वनडे पे बहुत सारा इंप्रेसिव परफॉर्म किया है, इसलिए 10 में से 4 नंबर। जी हाँ, तो केन्या के कुछ की प्लेयर्स थे जिनके बारे में हमने बात किया, क्योंकि केन्या के और भी प्लेयर्स थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस इतना बहुत ही डिसमल रहा है, बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है कि उन्हें हम कोई मार्क्स भी दे पाए। तो डेफिनेटली ये जो 6-7 प्लेयर्स थे ये मार्क्स डिजर्व करते थे, और इन्हीं के इर्द गिर्द अब आप देखेंगे, अगर आपसे T20 का पूछूं और वनडे का या फिर ओवरऑल पूरे टूर में आपसे अगर 5-6 प्लेयर के मैं नाम भी पूछूं तो आपके मेजॉरिटी ऑफ नाम जो है वो इन्हीं में से होंगे, क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है। और अगर 2-3 प्लेयर और केन्या के परफॉर्म करने में कामयाब रहते तो शायद वनडे में भी केन्या की टीम एक मैच जीती हुई नजर आती, जो कि सेकंड मैच था जहां पर वो बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। तो ये कंप्लीट प्लेयर एनालिसिस था। वापस से हम कहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ इस टूर में परफॉर्मेंस कैसा था प्लेयरों का उसके बेसिस पर है। ये से ये नहीं पता चलता कि कौन सा प्लेयर किस कैलिबर का, लेकिन जो हमने खेल देखा उससे बहुत कुछ पता जरूर चला है। लेकिन ये पूरे टूर का प्लेयर एनालिसिस आपके सामने रखा, और एक उम्मीद है कि जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था प्रणय भाई और जिन्होंने भी वो क्वेश्चन रखा था उसका आंसर हमने क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की है कि आप ओपनिंग के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आप मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को भूल जा रहे हैं। डेफिनेटली अर्जुन सौद स्टार्टर प्लेइंग 11 में डिजर्व करते हैं आने वाले वक्त में, लेकिन आपके पास उसके लिए 3 ऑप्शंस में से 2 को चुनना होगा, ज्ञानेंद्र, देव और अर्जुन सौद। बाकी डिसीजन सिलेक्शन कैप्टन और उन लोगों के ऊपर होगा। अगला वीडियो रोहित पुड़ैल एज अ कैप्टन इन 3 वनडे गेम्स में कैसे रहे हैं, फाइनली डेली क्रिकेट का अपना ओपिनियन आपके सामने कुछ ही देर में हाजिर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ट्विटर पे आप हमें जाकर जरूर फॉलो करिए, बहुत कुछ वहां पर भी आपके लिए इंटरेस्टिंग इंतजार करता है।